what do you understand by wave? Wave is a pattern of disturbance. एक तरह का डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, उसका एक डिजाइन बनता है, उसका एक पैटर्न बनता है, जिससे वो डिस्टरबेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, प्रोपेगेट होता है। तो वेव में एक जगह से डिस्टरबेंस दूसरी जगह जाता है। डिस्टरबेंस क्या कैरी करता है? तो आंसर है डिस्टरबेंस एनर्जी कैरी करता है। कोई भी चीज डिस्टर्ब होगी मींस हिलेगी। अगर वो हिलेगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ mv स्क्वायर। इसका मतलब उसमें एनर्जी होती है। सो डिस्टरबेंस कैरीज एनर्जी। सो व्हाट इज ए वेव? वेव इज ए पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस व्हिच प्रोपेगेट्स एंड कैरी एनर्जी विद इट। ये वेव होती है। और ये वेव को हमने बहुत सारे एग्जांपल्स में देखा, जैसे एक रस्सी को बांध देंगे, एक स्ट्रिंग को बांध के ऐसा हिलाएंगे, देयर विल बी वेव्स इन दैट। एक जगह पानी पे पड़ा हुआ है, पानी में हमने पत्थर को फेंका तो वहां पर पानी की लहरें उठती हैं, दोज आर वाटर वेव्स। इसी तरह से अगर हम एक जगह स्ट्रिंग को बांध के सितार की तार, गिटार की तार, उसको ऐसा हिलाते हैं तो वो एयर के पार्टिकल्स को ऐसे ऑसिलेट कराती है, दैट इज ए डिस्टरबेंस। वो पैटर्न जब चल के हमारे कान में आता है तो हमको एक साउंड सुनाई पड़ता है, दैट इज साउंड वेव। इस तरह से डिफरेंट तरह की वेव्स होती हैं जो हम लोग अपने नेचर में चारों तरफ देखते हैं। इनको हमने दो तरह से कैटेगराइज किया। वन इज which needs material to move and other is which does not need material. मटेरियल वाले हमने अभी सब डिस्कस की। बिना मटेरियल की वेव कैसी हो सकती है? अगर वो बिना मटेरियल की वेव है तो हम उसमें डिस्टर्ब किसको करते हैं? एनर्जी को कौन कैरी करता है? तो आंसर है जो बिना डिस्टरबेंस, बिना मटेरियल वाली जो वेव्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इनके डिस्टरबेंसेस होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी होते हैं, तो इनका नाम पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहां पर आप देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और रेड वाला मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज टाइम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ, जैसे ही इंक्रीज हुआ इसने क्या बनाया? मैग्नेटिक फील्ड। ये हम लोग पढ़ चुके हैं एम्पियर्स लॉ में। ओके, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है ये इसको अपोज करने के लिए एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो इसने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया इस तरह से, और जैसे ही ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना फैराडेज लॉ से या एम्पियर्स लॉ से, ये क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। एम्पियर्स लॉ से VdL इज इक्वल टू डी/dt ऑफ Q I, ये इससे बनता है। तो ये जब चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से ये एक दूसरे को बनाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं एंड दिस डिस्टरबेंस कीप्स ऑन मूविंग with certain velocity v. This is known as electromagnetic wave. Okay? A charge start oscillating, and what we get around is electromagnetic waves. See it once again. A charge start oscillating, the electric field oscillates, along with that magnetic field is created, and this is how it moves forward. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखिए, इसमें ग्रीन वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है, ब्लू वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, और लाइन हमको दिखा रही है किस तरफ
एनर्जी आगे बढ़ रही है, वेव आगे बढ़ रही है. दिस इज हाउ वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. Both are being made perpendicular to each other and it moves without any medium. They make each other together. So these are examples of electromagnetic waves. Here is another example where it is shown that electric field is in vectors. See, the strength of electric field with the time decrease, become negative, again become positive, again become negative. So it is a oscillating electric field. Similarly, the magnetic field is also oscillating, and the propagation is in this direction. First this is made, then this is made, then this is made, and then it is made. So this is a electromagnetic wave propagating. This shows that varying electric field creates a magnetic field, and this magnetic field creates next electric field. In this way, wave propagates. Yes, the nature of wave is transversal. Velocity की direction एक तरफ है और electric field उसके perpendicular है, magnetic field भी उसके perpendicular है. So this is transversal type of wave. The other type is what we have, the sound wave, the longitudinal waves, but the electromagnetic waves are transversal waves, and this is how the waves go on propagating. See how electromagnetic wave travel through a medium or vacuum. This bottom one shows the light travels through vacuum, and this photon is going without any restriction with full speed in vacuum. Now you see a photon on the top where there is a medium. इस मीडियम में फोटोन जाएगा और पहले इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, अपनी एनर्जी इसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा, इससे ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा, इससे ये इलेक्ट्रॉन करेगा, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन जब वाइब्रेट करेगा तो इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन एक फोटोन निकालेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेगा, और ये ग्रीन वेव आगे बढ़ जाएगी. इस तरह से किसी भी मीडियम में फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब एंटर करती है तो एब्जॉर्ब हो जाती है, और उसके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से वो प्रोपिगेट होके निकलती है फिर से, और इसके बीच इसकी जो स्पीड है ये इस पे डिपेंड करता है कि ये इलेक्ट्रॉन कितने भारी हैं, ये प्रोटॉन्स कितने भारी हैं, और इसके बेसिस पर इसकी स्पीड कम हो जाती है. नीचे देखिए वैक्यूम में स्पीड ज़्यादा है और ऊपर मीडियम के अंदर स्पीड कम है. ऑब्जर्व द टू फोटॉन्स, वन फोटॉन्स गोज फास्ट, अदर ड्यू टू मटेरियल वाइब्रेशन बिकम स्लो and goes after some time. It was the very first experiment done by Hertz which has given the existence of electromagnetic waves. Here it has a inductor, a very heavy inductor with a large value of inductance. Then it is connected with a circuit breaker here. There are two large spheres, shining spheres, which can hold lot of charge. Whenever there is a circuit break once, then the lot of charge collects here and there is a spark here. Sparking of charge is accelerating charge, and accelerating charge creates electromagnetic wave. So how do we know that electromagnetic waves are created here? To check whether electromagnetic waves are created here, Hertz used another equipment which is not shown here, that was just like our headphone. It was a headphone again with two small spheres. The moment there was a spark here, there was a spark in those two spheres which are kept at some distance. That shows that the energy here has been propagated to that point, and it was confirmed that there is energy propagation in some form. Then other things were decided later,
but this was the first experiment which has shown that energy in the form of electric field can propagate, it can move and not remain at one place. It shows that velocity of electromagnetic wave is unaffected by frequency. The one wave has a higher frequency, the other has lower frequency but larger wavelength, but velocity for both is same. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग स्टडी कर रहे थे, it has varying electric field time, and the electric field here is small, then it becomes larger, peak value, and again it becomes less. This is a varying electric field. अगर हर एक का peak point मिलाएंगे तो ये get a graph like this. Then it changes into opposite direction and this is electric field. At the same time, when electric field is changing, the magnetic field also changes, and that magnetic field is linked to it. That magnetic field is perpendicular to it. This. Okay, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ा और कम हुआ, इसने अपने परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया. दिस वी हैड डिस्कस्ड. इस तरह से बनता है. ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही बनेगा, इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया. क्यों? हम लोग पढ़ चुके हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन में, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसने बनाया, और जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ये अपने परपेंडिकुलर एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, which is like this. इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस मैग्नेटिक फील्ड को बनाया, इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस मैग्नेटिक फील्ड को बनाया, और जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये अपने परपेंडिकुलर एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है. वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनता है like this, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक नया मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वो यहाँ बनता है. That is this way. इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये जो स्पेस यहाँ खाली था, इस स्पेस में एक के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आते हैं. This is electromagnetic wave. And now, if we put an antenna here, यहाँ पर हमने एक कंडक्टर रखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आएगा, तो देखिए क्या होगा. पहले ये कम मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, और फिर उससे ज्यादा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसमें आएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन they will experience a force in the direction of electric field. उस फोर्स के कारण वो मूव करना शुरू करेंगे, and the electrons here will move like this. उसके बाद जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फुल, and again it has become zero. उसके बाद क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, this will be in opposite direction, इस डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट चलेंगे, या पॉजिटिव चार्जेस अपोजिट चलेंगे. तो एक बार इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, फिर एक बार इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे. और अगर हमने इसके साथ सर्किट कंप्लीट कर दिया, या इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेंगे, तो क्या होगा? यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वेरी होगा. और अगर इसके साथ हमने सर्किट कंप्लीट किया, तो उस सर्किट में करंट स्टार्ट हो जाएगी. एक बार करंट ऐसे फ्लो होगी, एक बार करंट ऐसे फ्लो होगी. सो व्हाट वी कैन प्रिज्यूम कि जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी एंटीना पर पड़ती है, उसके इलेक्ट्रिक चार्ज ऑसिलेट होने शुरू हो जाते हैं. दिस इज वेरी नेचुरल. व्हाई नेचुरल? इस
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाता कौन है? सोर्स। Source of electromagnetic wave is a charge in under acceleration. Accelerating charge. Accelerating charge का हमारे पास एक तरीका है, we make a LC oscillation circuit, जिसमें एक इंडक्टेंस और एक कैपेसिटेंस दोनों पैरेलल में रहेंगे। चार्ज करके उसको हमने स्विच ऑन कर दिया एंड द चार्ज गोज ऑन ऑसिलेटिंग। तो LC ऑसिलेशन सर्किट, यहां पर चार्ज ऑसिलेट होता है एंड एनीथिंग विच इज ऑसिलेटिंग हैज ए एक्सेलरेशन। तो इसलिए उस चार्ज के पास क्या होता है? एक्सेलरेशन। इसी तरह से अगर किसी जगह पर गैप है और यहां हमने पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई कर दिया, इसका ब्रेक डाउन हो गया मीडियम का, ब्रेक डाउन होने से यहां से चार्जेस, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, पॉजिटिव इधर मूव करेगा, व्हाटएवर यू से, पर ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे दे विल बी सो फास्ट कि यहां एयर से टकरा के वो हमको क्या दिखाते हैं? एक आर्क दिखाते हैं। दिस व्हाट वी कॉल इज स्पार्क। ये जब स्पार्क होता है तो एक्चुअल क्या हो रहा होता है? ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद सर्टेन एक्सेलरेशन। उस समय भी क्या हो रहा होता है? एक्सेलरेशन। तो जब भी चार्ज में एक्सेलरेशन होगा उस समय उसमें क्या पैदा होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो देयर आर टू थिंग्स व्हाट वी ऑब्जर्व, मैन मेड that there is LC oscillation circuit and there are sparks which create electromagnetic waves. नेचर के अपने पास बहुत सारे तरीके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाने के, और उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने अलग अलग जगह पर ऑब्जर्व किया है। हमको कैसे पता लगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है? सब में एक प्रॉपर्टी कॉमन रहती है, दैट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑलवेज ए कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज 3 into 10 to the power 8 meter per second. This is velocity of the electromagnetic wave and this is velocity of light. So we can assume that light is a electromagnetic wave. उसके बाद हमने उस पे और टेस्ट किए, we found there is a electric field in that, in the light. So light is a form of electromagnetic wave. इसी तरह से heat waves are also electromagnetic waves. तो ये electromagnetic waves का सोर्स होता है चार्ज। कैसा चार्ज? अब आप देखिए, चार्ज से अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, एंड मेक इट वेरी क्लियर। नंबर 1, स्टैटिक चार्ज। लेट मी मेक इट अगेन। एक जगह पर चार्ज खड़ा है, स्टैटिक चार्ज, ये क्या क्रिएट करता है अपने चारों तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर फोर्स लगाता है? तो आंसर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्टैटिक चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। फोर्स ऑन, दैट मींस इट अफेक्ट्स ए स्टैटिक चार्ज। उसके बाद स्टैटिक को हमने कर दिया मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज अपने चारों तरफ क्या बनाता है? आंसर इज मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज इज व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट अपने चारों तरफ क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस मेक्स ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसको अपना ताकत दिखाता है? किसको अपना फोर्स दिखाता है? तो आंसर है, जो उसके सोर्स का नेचर है उसी को वो अपनी ताकत दिखा सकता है, दूसरे को नहीं। तो ये किसको अपनी ताकत दिखाता है?
moving charge. Whenever there is a moving charge in magnetic field, it will experience force. लेकिन स्टैटिक चार्ज को नहीं दिखा सकता. स्टैटिक चार्ज है, उस पर आप जितना भी मैग्नेटिक फील्ड बनाइए कोई असर नहीं पड़ेगा. किस पर असर पड़ेगा? सिर्फ मूविंग चार्ज. तो मूविंग चार्ज ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट भी किसको करता है? फोर्स ऑन मूविंग चार्ज. ओके. अब तीसरा, ये था स्टैटिक चार्ज, ये है मूविंग चार्ज. अब मूविंग चार्ज को हमने और फास्ट किया, वी मेड इट एक्सीलरेटिंग चार्ज. वेलोसिटी 0 है तो क्या है? स्टैटिक चार्ज. वेलोसिटी v है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वो क्या है? मूविंग चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. लेकिन अगर उस वेलोसिटी में हर एक सेकंड में एक और वेलोसिटी ऐड हो गई, 1v, 2v, 3v, 4v, तो क्या होगा? एक्सीलरेशन. तो ये कौन सा चार्ज हो गया? एक्सीलरेटिंग चार्ज. जो हमने पेंडुलम बनाया था ये ऑसिलेट हो रहा है, यहां से चलता है, इसकी वेलोसिटी 0 है, यहां इसकी वेलोसिटी 1v है, यहां इसकी वेलोसिटी 2v हो गई. दिस इज एक्सीलरेटिंग चार्ज. तो जब हम एक्सीलरेटिंग चार्ज बनाते हैं तो उसके पास दोनों प्रॉपर्टी आ जाती है, और सिर्फ दोनों ही नहीं आती, और भी आ जाती है. एक्सीलरेटिंग चार्ज क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड. और क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड. और क्या करता है? उन दोनों को आगे ढकेल देता है, आगे बढ़ा देता है. ये एक्सीलरेटिंग चार्ज की प्रॉपर्टी है. और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बनाकर आगे ढकेलना, ये सारे को हमने क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है. तो ये कौन बनाता है? एक्सीलरेटिंग चार्ज. एक्सीलरेटिंग चार्ज. दिस मेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करेंगी? जहां चार्ज दिखेगा उसको एक्सीलरेट करेंगी. एक्सीलरेट इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है और हमारे मोबाइल के एंटीना में उसके चार्ज को एक्सीलरेट करती है, चार्ज चलता है. एक्सीलरेशन से फोर्स बनता है, फोर्स से वर्क, पावर एनर्जी आपने पढ़ा हुआ है, फोर्स से वर्क डन होता है. तो ये अपने साथ क्या लेके चलती है? एनर्जी. कहां से आई ये एनर्जी? जब हम एलसी ऑसिलेशंस करते हैं तो हम एनर्जी खर्च करते हैं. एलसी ऑसिलेशन में हम एनर्जी खर्च करते हैं, बैटरी की एनर्जी खर्च होती है. वो एनर्जी यूज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने में, और उस एनर्जी को लेकर वो चलती है, और वो जब किसी एंटीना पर पड़ेगी या कोई सामने इलेक्ट्रिक सर्किट पर पड़ेगा तो उसको वो एनर्जी दे देती है. दिस इज हाउ दे आर कैरिंग एनर्जी. ओके. अब हम इसमें इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? उसका सोर्स क्या होता है. सो यू आर क्लियर अबाउट सोर्स. ओके. और हम लोग इसमें एनर्जी के लिए एक चीज पढ़ चुके हैं, दैट इज पॉइंटिंग वेक्टर. इट कैरीज एनर्जी. एनर्जी कैरीड इन 1 सेकेंड इज पॉइंटिंग वेक्टर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. और पॉइंटिंग वेक्टर के लिए आपने क्या पढ़ा है? E क्रॉस B. यानी जिधर E है जिधर B है, दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है. नेक्स्ट वी सी मोमेंटम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास मोमेंटम होता है? ये एक बड़ा क्रांतिकारी विचार था कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको रिप्रेजेंट करती हैं सन रेज, क्या इसके पास मोमेंटम होता है? मोमेंटम के लिए हमने एक फॉर्मूला रख के रखा हुआ है, दैट P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. हर उस चीज के पास जिसके पास मास है और उसके पास वेलोसिटी है, उसके पास क्या है? मोमेंटम. और इसलिए जो लाइट आती है, लाइट के पास मास नहीं होता, उसके पास मोमेंटम नहीं होना चाहिए. दिस वाज द जनरल थॉट. पर अब वो विचार चेंज हो गया.
वो विचार चेंज हो गया आइंस्टाइन की थ्योरी आने के बाद, क्योंकि उसमें हमने ये पढ़ा कि मैटर का नेचर और एनर्जी के नेचर में सिमिलैरिटी होती है। ड्यूअल नेचर हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। दोनों की प्रॉपर्टीज कॉमन होती है। उसमें ये है दैट लाइट गोज एज ए फोटोन, और फोटोन के पास मास होता है, उसके पास मोमेंटम होता है। तो फिर मोमेंटम के लिए मास, लेकिन मास को हम उसका तौल नहीं सकते हैं, तो मास के कंसेप्ट को बनाने की बजाय हमने मोमेंटम का कंसेप्ट बनाया। मोमेंटम क्या होता है इसकी हमने डेफिनेशन दोबारा बनाई। मोमेंटम एक मूव करने वाले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जो कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाएंगे तो नहीं बदलती। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ा है, मोमेंटम इज कंजर्व। सो मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कंजर्व होती है दो लोकेशन के बीच। ये लोकेशन, यहाँ से कोई चीज चलती हुई यहाँ गई, यहाँ से कोई चीज चलती हुई यहाँ गई, और उसमें क्या नहीं चेंज होता है, जो नहीं चेंज होता है उसको क्या बोलेंगे, मोमेंटम। और इसके पास क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम की हमने डेफिनेशन चेंज की, एंड मोमेंटम इज क्वांटिटी ऑफ ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस। ये हमने उसकी नई डेफिनेशन बनाई। मोमेंटम इज क्वांटिटी ऑफ ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस। ट्रांसलेशनल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, इनवेरिएंस नहीं बदलना। एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए, चलते हुए जो क्वांटिटी नहीं बदलती है वो क्या होता है, मोमेंटम। हर ऐसी चीज जिसके पास वेलोसिटी होती है उसके पास मोमेंटम हो सकता है। सो एनीथिंग व्हिच हैज वेलोसिटी एंड एनर्जी हैज मोमेंटम। Anything having velocity and energy has momentum. That means electromagnetic wave, उसके पास देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास वेलोसिटी भी होती है और एनर्जी भी होती है, इसलिए उसके पास हम क्या मान लेते हैं, क्या होगा, मोमेंटम भी होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन मूव करते हैं, तो फोटॉन्स मूव करते हैं, तो उनके पास मोमेंटम होगा। अब ये मोमेंटम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मोमेंटम को कैलकुलेट करने का एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला गया। मोमेंटम के डायमेंशंस आप देखिए, p दैट इज m l t -1, ये किसके डायमेंशंस है, मोमेंटम। ओके, एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं, एनर्जी के डायमेंशंस ml2 t-2, ठीक है। अब एनर्जी के डायमेंशंस हमने लिए, एनर्जी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। देखिए एनर्जी ml2 t-2 डिवाइडेड बाय ml डिवाइडेड बाय l t-1, ml2 t-2 डिवाइडेड बाय l t-1 क्या है, ml t-1, और ये किसकी डायमेंशंस है, मोमेंटम। तो मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला क्या बना, p का एनर्जी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। सो ए वेव हैज एनर्जी, ए वेव हैज वेलोसिटी। अगर एनर्जी को वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, मोमेंटम। ये फॉर्मूला याद रखिए वेव्स के लिए। अब वेव की एनर्जी कितनी होती है,
तो वेव की एनर्जी के लिए प्लैंक ने हमको फॉर्मूला दिया दैट ए फोटोन हैज एनर्जी, फोटोन इज एनर्जी वाइब्रेटिंग इन इट and it has got a certain frequency, and energy with photon फोटोन से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं और एनर्जी विद फोटोन इज h into nu. Velocity of electromagnetic waves, velocity of electromagnetic waves, that is c. C is what? Velocity of light. That is for every electromagnetic wave. Then what will be its momentum? So the answer is momentum P is equal to h nu upon c. P is equal to, c is velocity. In the waves we know velocity is equal to frequency multiplied by lambda, wavelength, frequency into lambda. So this will be frequency multiplied by lambda, frequency will be cancelled, and what we get here is h divided by lambda, h upon lambda. So this is momentum. What is lambda? Wavelength of electromagnetic wave. H is Planck's constant. Planck's constant, and this is wavelength. This is momentum. Okay. Now after this, pressure by electromagnetic waves. Does electromagnetic waves create a pressure? The answer is, if the electromagnetic wave is coming in this direction, it has a momentum and we stop it. If we stop it, the momentum becomes zero. If there is a change in momentum, then there should be a force. Change in momentum creates force. And the force per unit area is called pressure. That means electromagnetic wave should create pressure on anything it is falling on. तो सन की रेस अगर हम धूप में जाकर खड़े होते हैं, सन रेस यहाँ पड़ती है, तो इसमें प्रेशर आएगा कि नहीं? तो आंसर है प्रेशर आएगा. So the electromagnetic waves can create pressure. EM waves can create pressure. But the pressure is so small कि हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास उतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे. But now we have very minute instruments, very delicate instruments, and we can measure it. और ये जो pressure है, this is now 7 into 10 to the power minus 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये किसका, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? जो सन से आती है, बिकॉज दैट इज अवेलेबल टू अस. तो लाइट हमको इजीली अवेलेबल होती है. तो ये प्रेशर है 7 into 10 to the power minus 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. This is pressure of electromagnetic waves. Okay. So this was about pressure, energy, momentum of the electromagnetic waves. अब हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आगे बढ़ती हैं तो इनकी जो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं उनका आपस में क्या रिलेशन होता है. कौन सी क्वांटिटीज होती है उसके पास, ये एक बार हम लोग वेव्स में पढ़ चुके हैं. फिर से उसी चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ते हैं. I will make the wave once again.
और देखिए इसमें वो क्वांटिटीज कहां पर है। ओके, दिस इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसका मैंने एक ही पार्ट बनाया, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट बनाया। ये यहां से आगे बढ़ रही है और डिफरेंट क्वांटिटीज को देखिए कौन कौन सी है। ये सिर्फ उसका इलेक्ट्रिक पार्ट है। दिस क्वांटिटी वाई एक्सिस पर क्या शो कर रहे हो, ई। एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं, इधर टी, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। वेव किस तरफ जा रही है, ओके। यहां से वेव ने चलना स्टार्ट किया तो यहां टाइम कितना था, 0। एक्स कितना था, 0। और यहां पर फेस आप देखिए, जानबूझकर ऐसा बनाया है कि फेस 0 नहीं था, कुछ ना कुछ स्टार्टिंग फेस है। और ये वाला जो फेस है ये स्टार्टिंग फेस 5, ये यहां पर स्टार्टिंग कंडीशन है। यहां से वेव आगे बढ़ती चली गई। जैसे ही ये आगे बढ़ती है क्या क्या चेंज होते जा रहा है, आंसर है एक्स बढ़ते जा रहा है, साथ ही साथ टाइम भी बढ़ते जा रहा है। ऐसा आगे बढ़ते 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 ये यहां पहुंच गई इस लोकेशन पर। यहां पर का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x और टाइम बीता है t। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमको मिलती है E। इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द डिस्टेंस इज x, व्हेन द टाइम इज t। तो कौन सी चीजें आपस में बदल रही हैं, देखिए। अगर हम x की वैल्यू बदल दें, यहां कर दें, तो E कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। E चेंज हो गया तो x और t जैसे जैसे चेंज होते हैं वैसे वैसे कौन चेंज होता है, E चेंज होता है। इसका मतलब वेरिएबल कौन कौन हो गए, E, x, t। ये तीन क्या होते हैं, वेरिएबल्स, ये ध्यान रखिए। उसके बाद और सुनिए, यहां पर 1 सेकंड में सपोज 100 वेव्स बनती है। व्हाट इज दैट 100, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। 1 सेकंड में कितनी वेव्स बनी, 100। तो उस 100 को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। इसके बाद वाले 1 सेकंड में कितनी वेव्स बनेंगी, 100। उसके बाद वाले 1 सेकंड में 100। दैट मींस फ्रीक्वेंसी इज इट वेरिएबल और इज इट ए कांस्टेंट, इट इज ए कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी इज ए कांस्टेंट और 2 पाई न्यू क्या होता है, ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद वेवलेंथ, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 1 वेवलेंथ। अगला जो एक डिस्टेंस आएगा दैट इज अगेन वेवलेंथ। सो वेवलेंथ इज नॉट चेंजिंग, वेवलेंथ इज ए constant quantity for one wave, so lambda that is also a constant। और lambda से हम क्या बनाते हैं, propagation constant k, k is equal to 2 pi upon lambda। This is known as propagation constant। इसका नाम क्या है, angular velocity और angular frequency। 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये क्या चीज है, वेव कांस्टेंट। वेव कांस्टेंट एंड दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, उसके बाद तीसरी चीज देखिए, find initial phase।
वाली चीज देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली ई मैक्स। अगर हम ये बोलेंगे कि इस वेव में ई मैक्स की वैल्यू 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट पर मीटर यहाँ पर है, यहाँ कितनी होगी 5 वोल्ट पर मीटर, यहाँ कितनी होगी 5 वोल्ट पर मीटर, हर जगह इसकी पीक वैल्यू कितनी आएगी 5 वोल्ट पर मीटर। दैट वी कॉल एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक फिक्स क्वांटिटी है, सो दैट इज आल्सो ए कांस्टेंट E naught. This is amplitude of electric field. Okay. इतनी सारी क्वांटिटीज है। तो जब एक वेव आगे बढ़ती है, फिर से देखिए उस वेव के पास क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसके पास क्या होता है वेवलेंथ लैम्डा, और उससे क्या बनता है वेव कांस्टेंट, और उसके पास क्या होता है एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है बिकॉज इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, इसलिए वो कांस्टेंट है। और इसका इनिशियल फेज 5 हो सकता है, वो भी 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो इन सब का आपस में क्या रिलेशन होगा, इन सब का आपस में जो रिलेशन होगा उसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ द वेव, एंड दैट इक्वेशन ऑफ द वेव इज E at any time, E at any time T। E कौन सी डायरेक्शन में है, Y की डायरेक्शन में है, so we put a small y here। E in the direction of Y when the time is t and the distance is x, वो E की वैल्यू कितनी होगी, that will be equal to E naught। E naught क्या होता है E maximum into cos। cos और sin आपको मालूम है, दोनों फॉर्मूले हम ले सकते हैं, so we take here cos kx minus omega t plus phi, that is initial phase। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, E की वैल्यू। इसी तरह से हम B का फॉर्मूला बना सकते हैं, B z डायरेक्शन में होता है, इसलिए यहाँ पे छोटा सा z लिखते हैं, that B will be formed in Z ओरिएंटेशन। और ये किस पर डिपेंड करेगा, B मैक्सिमम cos। ओके, तो ये हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस इलेक्ट्रिक वेक्टर y डायरेक्शन में और मैग्नेटिक वेक्टर z डायरेक्शन में होता है। ओके, सो दीज आर टू इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस इक्वेशंस के यूज आपको दो तरह से करने हैं। किस तरह से करने हैं, अगर हमको एक इक्वेशन लिखकर दिया गया है तो हम उसमें से k, ओमेगा और फाई इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे आप देखेंगे आपको एक इक्वेशन दिया गया है, आई राइट हियर एग्जांपल, E इज इक्वल टू 120 साइन, दिस में भी कॉस, दिस में भी साइन, क्योंकि दोनों एक जैसे फैक्टर्स हैं। 1.05 x minus 3.14 into 10 to the power 8 this। ये वाला एक इक्वेशन हमको दिया गया। अब इस इक्वेशन में अगर हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ E नॉट, करेक्ट, तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके निकालेंगे। यहां पर जो रहता है ये एम्पलीट्यूड होता है, तो E नॉट किसके बराबर है 120, जो भी हमको इसमें यूनिट दी होगी, और अगर इसमें यूनिट दी है दैट इज नैनो टेस्ला, तो सॉरी दिस इज न्यूटन पर कूलम,
तो ये क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। ये ई नॉट की वैल्यू है। उसके बाद आप बताएंगे इसमें हम लैम्डा कैसे निकालेंगे। तो x के साथ जो मल्टीप्लाइड होता है, x के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या है, k। ओके, तो k की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, 2 पाई अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1.05। तो लैम्डा कितना हुआ, लैम्डा इज इक्वल टू 1.05 अपॉन 2 पाई। इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल गिव व्हाट, लैम्डा। ओ सॉरी, उल्टा हो गया, 2 पाई ऊपर रहेगा, 1.05 नीचे चला जाएगा। दिस विल गो हियर, दिस विल कम हियर एंड 2 पाई अपॉन 1.05, दिस लैम्डा इन मीटर। ओके, देन ओमेगा कैसे निकालेंगे, ओमेगा, ओमेगा कहां होता है, जो t के साथ मल्टीप्लाइड होता है। तो t के साथ यहां कौन मल्टीप्लाइड है, ये 3.14 into 10 to the power 8. So 3.14 into 10 to the power 8. What is this? ओमेगा। इस तरह से हम यहाँ पर ओमेगा निकाल सकते हैं। अब क्या क्या निकाल चुके हम, ओमेगा, लैम्डा और ई नॉट। ये वैल्यू हम इसकी निकाल सकते हैं। अगर हमको फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई इज फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, दिस इज फ्रीक्वेंसी। इस तरह से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो जब हमको एक वेव का इक्वेशन देते हैं, ये सब क्वांटिटीज हम उसको देखकर निकाल लेंगे। और वेव के इक्वेशन में E, x और t ये एज इट इज ही लिखा रहेगा। E, x और t ये एक तरह के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे लिखा ये E, x और t ये लिखा रहेगा, बाकी सब कांस्टेंट्स की वैल्यू दी जाएगी जिसको आप कंपेयर करके निकाल सकते। दूसरा ये है कि अगर हमको कांस्टेंट्स की वैल्यू दी है और हमको वेव बनानी है तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे और इसमें ब्लैंक किस किस को छोड़ेंगे, ये ब्लैंक, ये वाला ब्लैंक, ये वाला ब्लैंक और ये ब्लैंक। अगर हमको दिया गया है देयर इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच हैज वेवलेंथ इक्वल टू 2 मीटर, तो वो 2 मीटर को आप कहां यूज करेंगे, 2 पाई अपॉन 2 मीटर। ये क्या मिला, k। ठीक है, इट हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 100, तो 2 पाई इंटू 100 दैट गिव्स व्हाट, ओमेगा। उसको आप यहां लिखेंगे। इनिशियल फेज अगर कुछ दिया है दैट इट स्टार्टेड विद इनिशियल फेज ऑफ π/2, तो उसको यहां लिखेंगे π/2 ऐसा। तो ये E की जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको यहां, इस तरह से आप इक्वेशन खुद लिख सकते हैं, राइट। ये इक्वेशन बनाने की प्रैक्टिस आपने एसी में भी की है एक बार, कि हमारे घर में जो एसी सप्लाई आती है उसका इक्वेशन क्या होता है। वो छोटा इक्वेशन था, ये बड़ा इक्वेशन है, x और t दोनों आते हैं। ओके, ये हो गया इक्वेशन ऑफ द वेव। इसके बाद हम लेते हैं एनर्जी इक्वेशंस। एनर्जी इक्वेशंस देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास एनर्जी होती है। इसके लिए याद रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी कहाँ होती है, तो आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है और मैग्नेटिक फील्ड में होती है। कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। किसमें ज्यादा एनर्जी होती है और किसमें कम होती है, आंसर है दोनों में बिल्कुल इक्वल होती है। ये याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एनर्जी इक्वल होती है। इसका मतलब उसके पास जितनी एनर्जी होती है उसके 2 हिस्से करने हैं। आधी एनर्जी किसके पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास, और आधी मैग्नेटिक फील्ड के पास। ठीक है, तो एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल होती है। एनर्जी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का
आपस में एक रिलेशन है, दैट इज E क्रॉस D इज इक्वल टू एनर्जी स्क्वायर अपॉन C। E क्रॉस दिस इज एनर्जी स्क्वायर अपॉन C, और ये इन दोनों की नॉर्मल डायरेक्शन का वेक्टर, सो दैट इट इज ए वेक्टर इक्वेशन। इसको हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर, एज ए पॉइंटिंग वेक्टर इसको पढ़ चुके हैं। अच्छा, उसके बाद एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखी कितनी होती है? डू यू रिमेम्बर? हाँ, ये दो एक्सप्रेशन नोट करिए। व्हाट इज दिस? एनर्जी डेंसिटी, नॉट फुल एनर्जी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी कंटेन्ड इन 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वेव। वेव का 1 यूनिट वॉल्यूम हमने लिया, उस यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी हाफ B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अब टोटल एनर्जी कितनी होगी? दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू, दोनों को हमने ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करने से आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। लेकिन एक चीज हम पहले कर चुके हैं कि दोनों की एनर्जी बराबर होती है। अगर दोनों की एनर्जी बराबर होती है तो हम इसके बदले में इसको लिख सकते हैं, तो ये डबल हो जाएगा, डबल होके 2 इसका इससे कैंसिल हो जाएगा। सो दिस एनर्जी विल बी, सिंस हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ B square upon mu naught, therefore total energy is equal to half। इसकी जगह हमने ये लिखा, इसका 2 इससे कैंसिल हो गया, और ये क्या बचा? एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और अगर B के टर्म्स में निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी? B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये भी उसकी एनर्जी हो सकती है, वो भी हो सकती है, दोनों को हाफ हाफ भी ले सकते हैं। सो दिस इज एनर्जी इक्वेशंस ऑफ वेव। ओके, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। टोटल एनर्जी नहीं है, एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी मींस पर यूनिट वॉल्यूम, फिर जितनी लेंगे उससे आएगी। नेक्स्ट कम्स व्हाट इज मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी क्या होता है? देखिए, इंटेंसिटी, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम कहते हैं धूप बहुत तेज है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। एक 60 वॉट का बल्ब जल रहा है, उसकी जगह 200 वॉट का बल्ब जलता है, ज्यादा लाइट आती है, तो हम कहते हैं इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। तो इंटेंसिटी आखिर होती क्या है? तो इंटेंसिटी वो पावर है जो 1 स्क्वायर मीटर पर आती है 1 सेकेंड। कितनी देर में? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी वेव इसमें एंटर कर जाएगी? जितनी उसकी वेलोसिटी। वेव ऐसा चल रही है, 1 सेकेंड में कितनी आगे जाती है? अपनी वेलोसिटी के बराबर। तो अगर ये है 3 × 10⁸, तो ये पूरी 1 सेकेंड में ऐसी चली जाएगी।
और हमारे हाथ ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये सारी एनर्जी इसको मिल गई। ये क्या है इसकी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किसकी? इस वेव। सो व्हाट इज इंटेंसिटी? सो इंटेंसिटी इज एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सरफेस। सो इंटेंसिटी energy of the wave per unit area crossing per unit height। ये होती है इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी को बेसिकली किससे रिलेट करना है? एनर्जी। एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड पावर भी होती है, so that is power coming to 1 unit area, that is intensity of the light। ये है intensity of the wave। ओके, इसके बाद हमने लेना है speed of electromagnetic wave। speed of electromagnetic wave c, हम प्रूव कर सकते हैं c is equal to 1/2 mu naught E naught। This is velocity of electromagnetic wave, और c is a constant for free space। For free space its value is 3 into 10 to the power 8। What is epsilon naught? Permittivity, and what is mu naught? Permeability। ये दोनों किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? उस मीडियम की जिसमें ये चल रही है। तो C इन दोनों पर डिपेंड करती है। परमिटिविटी क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में चलना है। परमिएबिलिटी क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चलना है, इसलिए। ओके, ये तो ये है जनरल फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इनका आपस में एक रिलेशन होता है स्ट्रेंथ का, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज E/V is equal to velocity of light। E/V, strength of electric field is always much more stronger than magnetic field। देखिए, बीच में बात आई थी एनर्जी, दोनों के पास एनर्जी बराबर होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड से 3 into 10 to the power 8 times ज्यादा होती है। So electric field is very strong compared to magnetic field in electromagnetic waves। Yes। और we can write it, B कैसे पता लगाएंगे? E/C। तो अगर हमको E नॉट की वैल्यू मालूम है, C से डिवाइड करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? B नॉट की वैल्यू आ जाएगी। इन तीन में से any two quantities, any one quantity we know, अगर ये हमको पता है and this we already know, then we can always find out। तो इस तरह से हम उसको निकाल सकते। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज बचती है, उसको आप लोग खुद तैयार करेंगे। ये आपकी बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट हर बुक में है, आपकी हर टेक्स्ट बुक में है। दैट इज स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए किस तरह से स्टडी करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे नेचर में अलग अलग नाम से इन्वेंट की गई थी। जैसे जब हमने एक्सरे को ढूंढा तो हमको नहीं पता था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो हम एक्सरे को अलग स्टडी करते थे। लाइट को ढूंढा, लाइट की अलग स्टडी करते थे। हीट की अलग स्टडी करते थे। रेडियो मार्कोनी ने बनाया, रेडियो की अलग स्टडी करते थे। तो इस तरह से
रेडियो, ये सब जो वेव्स अलग अलग हमने बनाई, सबको अलग अलग नाम दिए, लेकिन बाद में जाके हमने देखा कि सब में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज है सबकी वेलोसिटी। क्या चीज कॉमन है? वेलोसिटी। उसके बाद फिर उसको और उसकी क्वालिटीज को, कैरेक्टरिस्टिक को चेक किया तो देखा सबका एक ही जैसा कैरेक्टर है, सब में इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है। तो फिर अंतर क्या? हीट और लाइट, क्या चीज का अंतर होता है? हमने ये देखा कि हमने इनको अलग अलग क्यों माना था। हमने अलग इसलिए माना था दो कारण से। एक, उनके सोर्स अलग अलग होते थे, दूसरा उनके सेंसर अलग अलग होते थे। सेंसर इन द सेंस, अगर किसी चीज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वाली पड़ती है जो सन से आ रही है, एक दीवार पर पड़ी और वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्ट होके हमारी बॉडी में आई, तो हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ आईज है, हमारी आंखें, जो उससे सेंसिटाइज होती है और एक सिग्नल बनाती है। और हमारे दिमाग में क्या पता लग जाता है कि यहाँ पर कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको क्या बोलते हैं? लाइट। हमने उस सेंसेशन का नाम क्या रखा? लाइट। ठीक है। अब रात को एक जगह पे ब्लैक कलर का तवा रखा हुआ है और वो गर्म है, उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, तो हमारी आईज उससे सेंसिटाइज नहीं, आईज उसका सेंसर नहीं है। पर हम ऐसे हाथ करते तो हमको पता लग जाता है इस जगह से हीट आ रही है। तो अवर स्किन इज ए सेंसर फॉर हीट। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सेंसर क्या है? हीट। ओके, ये अच्छा। उसके बाद अलग अलग तरह के रेडियो वेव्स बने। तो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी और कम होती है, और उसको ना तो हमारी आंखें सेंस कर सकती हैं, ना हमारी स्किन सेंस कर सकती है, लेकिन हमारे मोबाइल का एंटीना उसको सेंस कर लेता है, रेडियो उसको सेंस कर लेता है और अपने अंदर एक करंट फ्लो कराता है, वो उसका सेंसर है। इस तरह से अलग अलग सेंसर थे, अलग अलग सोर्स थे। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इनको अलग अलग करती? तो आंसर है उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये इनको अलग अलग करती है। तो फिर हमने हर एक को टैबुलेट किया और ये देखा कि जिसको हम गामा रेज बोलते थे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी क्या थी। ऐसा करके हमने एक टैबुलेशन किया और उसके बेसिस पर ये चार्ट बना। इस चार्ट में आप देखेंगे आपको पहले क्या दिया गया है? फ्रीक्वेंसी, फिर क्या दिया गया है? वेवलेंथ। और हमको मालूम है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ क्या होता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट, 3 × 10⁸ तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी याद है तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं, 3 × 10⁸ में डिवाइड करके। तो इस चार्ट में से आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी याद करेंगे तो भी काम चलेगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है उसकी पावर उतनी ज्यादा होती है, इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होती है, वो उतना पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो इस चार्ट में से आपको याद करना है कि कौन सी वेव का सोर्स क्या होता है, एक चीज। दूसरा, उसका एंड यूज क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। ये 3 चीजें इसमें दी हुई है, ये तीनों आपको हर एक का याद होना चाहिए। नाम क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसका सोर्स क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है। आपके एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन इसमें से आते हैं, जैसे व्हाट इज सोर्स ऑफ एक्सरेज, ये चार्ट में से आपको याद करना है। ठीक है। व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव्स, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ माइक्रोवेव्स, इस तरह से। इसलिए आपको ये वाला चार्ट उसके लिए याद करना पड़ेगा। ठीक है, बस। सो दिस मेक्स ऑल द थिंग्स। इसके बाद थोड़े से न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करके आपके नोट्स में दे दिए हैं, ये न्यूमेरिकल्स आप जरूर देख लीजिए। ये सब न्यूमेरिकल में वही छोटे छोटे फॉर्मूले यूज किए जो आपने पढ़े, जैसे
E की वैल्यू D है, B की वैल्यू निकालिए तो E डिवाइडेड बाई C निकल जाएगा। लास्ट में आप देखेंगे एक इक्वेशन लिखा है, जो मैंने यहाँ लिखा था, इक्वेशन लिखा है, उसमें पूछा E बताइए, B बताइए, फ्रीक्वेंसी बताइए, K बताइए, सब चीज आपको चाहिए। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल जरूर करिए, क्योंकि ये बड़ा छोटा चैप्टर है, 3 मार्क्स का चैप्टर है सिर्फ, लेकिन इसके 3 में से पूरे आप 3 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा पढ़ना नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है। जो आपने पढ़ा है वो आपने 5 फॉर्मूले याद कर लिए, आपके 3 नंबर पक्के, और ये चार्ट थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, तो यू विल गेट द फुल मार्क्स। इसके